जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिसास्टर्स, 11th क्लास ज्योग्राफी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। तो 5th क्वेश्चन देखते हैं गाइज। प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज। तो देखिए, सुनामी लहरें क्या हैं। सुनामी लहरों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। सुनामी विनाशकारी समुद्री लहरें। तो गाइज देखिए, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में भी, मैंने आपसे बार बार कहता हूँ कि नोट्स बनाइए। आप अपनी लैंग्वेज में डाटा सेम लिखिए, लैंग्वेज अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डिक्टो लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है गाइज, लेकिन डाटा आपको सेम लिखना है। तो देखते हैं गाइज, सुनामी लहरें क्या हैं। आंसर है, प्राकृतिक आपदाओं में समुद्री लहरें अर्थात सुनामी सबसे अधिक विनाशकारी आपदा है। यानी कि प्राकृतिक जो आपदा है, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उसमें सुनामी जो लहरें हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपदा है। ठीक है गाइज। इसका सुनामी जापानी मूल का शब्द है। क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपका डिबली IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्जाम, रेलवे हो, SSC हो, जुडिकल मजिस्ट्रेट हो, पटवारी, चकबंदी, मंडी परिषद, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है, किस भाषा का मूल शब्द है। तो सुनामी शब्द जापानी भाषा का मूल शब्द है। ठीक है गाइज। किस देश से है, तो जापान से। किस भाषा का है, जापानी शब्द का है। तो दो शब्दों से सु बंदरगाह, सु का मतलब है बंदरगाह और नामी का मतलब है लहर से बना है, यानी कि समुद्र के तट पर उठने वाली लहरें। तो सु बंदरगाह और नामी लहर। ठीक है गाइज। तो दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान देखेंगे। अर्थात सुनामी का अर्थ है बंदरगाह की ओर आने वाली समुद्री लहरें, यानी कि जो बंदरगाह होता है हमारा उसकी तरफ समुद्र से आने वाली लहरें। इन लहरों की ऊंचाई 15 मीटर या उससे अधिक होती है। लहरों की जो ऊंचाई है 15 मीटर से 30 मीटर तक होती है और ये तट के आसपास की बस्तियों को तबाह कर देती हैं, यानी कि जितनी भी बस्तियां इनके सामने आती हैं सबको क्या कर देती हैं, तबाह। सुनामी लहरों के कहर से पूरे विश्व में लाखों लोगों के काल कलवित होने की घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। इतिहास हमारा गवाह होता है। इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि इतिहास में जो पुराना बीत गया है वो दर्ज होता है। भारत तथा उसके निकट समुद्र द्वीपीय देशों श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार आदि में 26 दिसंबर 2004 को इसी प्रलयकारी सुनामी ने करोड़ों की संपत्ति का विनाश कर लाखों लोगों को घर बेघर कर दिया था। ठीक है गाइज। तो 26 दिसंबर 2004 को बहुत ही विनाशकारी सुनामी आई थी। श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, मालदीव आदि में इन द्वीप समूहों में सुनामी आई थी। ठीक है गाइज। जिसका प्रभाव हमारे भारत पर भी पड़ा था। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं, यानी कि सुनामी की उत्पत्ति समुद्री तल में भूकंप व ज्वालामुखी की उत्पत्ति के कारण होती है। तो गाइज देखते हैं, सुनामी की उत्पत्ति समुद्री तल में भूकंप व ज्वालामुखी उत्पत्ति के कारण होते हैं। जो सुनामी उत्पन्न होती हैं तो वो कैसे होती हैं, यानी कि जो हमारा समुद्र तल होता है तो उसमें भूकंप व ज्वालामुखी जो उत्पन्न होते हैं उनके कारण होती हैं। जहाँ हमारी टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं उन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण होती हैं। प्लेटें रात दिन इधर से उधर खिसकती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, तो एक दूसरे के टकराने से भी भूकंप की उत्पत्ति होती है और ज्वालामुखी फटते हैं। फिर उसके बाद में सुनामी की भी उत्पत्ति हो जाती है, भूकंप, यानी कि समुद्रों में, तली में। ठीक है गाइस। समुद्री लहरों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, फैक्ट्स क्या हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे आप क्या है। तो नंबर 1 देखते हैं, सुनामी लहरें अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। यानी कि सुनामी लहरें कैसी होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। इनकी भयावह शक्ति से कई टन वजन की विशाल चट्टान
नौका अन्य प्रकार का मलबा मुख्य भूमि में कई मीटर अंदर धंस जाता है, ठीक है, जमीन फट जाती है। नंबर 2 देखते हैं गाइज। तटवर्ती मैदानी इलाकों में सुनामी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, ठीक है, या इससे भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं नंबर 3। कुछ सुनामी लहरों की गति वृत्ताकार होती है। तटीय क्षेत्रों में इनकी ऊंचाई 10 से 30 मीटर तक हो सकती है। नंबर 4, समुद्री लहरें एक के बाद एक आती रहती हैं, यानी कि जो हमारी समुद्री लहरें हैं, एक चली गई तो दूसरी आ गई, दूसरी चली गई तो तीसरी आ गई, ऐसे कि क्रम प्रतिक्रम इनका चलता रहता है। प्रायः पहली लहर इतनी विशाल नहीं होती है, जो पहली लहर आती है वो विशाल नहीं होती है। पहली आने के बाद कई घंटों तक आने वाली लहरों का खतरा बना रहता है। एक लहर चली गई तो दूसरी लहर का खतरा बना रहता है, ठीक है गाइस, यानी कि आने वाली लहरें ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो देखते हैं कभी कभी समुद्री लहरों के कारण समुद्री तट का पानी घट जाता है और समुद्र तल नज़र आने लगता है, यानी कि जब लहरें पानी अपने साथ ले आती हैं तो समुद्र का पानी भी घट जाता है और समुद्र की तली दिखाई देने लगती है, ठीक है गाइज। तो आगे देखते हैं नंबर 5। तो नंबर 5 देखते हैं। टॉपिक नंबर 5, ये लहरें दिन या रात में कभी भी आ सकती हैं, यानी कि जो सुनामी लहरें उठती हैं समुद्र से, रात में या दिन में कभी भी आ सकती हैं, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है गाइज। समुद्र में मिलने वाली नदियों में प्रवेश करने पर सुनामी लहरें उफान पैदा कर देती हैं, ठीक है साथियों। तो देखते हैं नंबर 6। भूकंप के कारण उत्पन्न समुद्री लहरें कई सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तट की ओर दौड़ती हैं। भूकंप आने के कई घंटों बाद भी तट तक पहुंचती हैं। नंबर 7 देखते हैं। गहरे समुद्र में सुनामी लहरों की उत्पत्ति के समय समुद्र में कोई हलचल न होने के कारण ये दिखाई नहीं देती। उत्पत्ति के समय इन लहरों की लंबाई 100 किलोमीटर तक होने के बावजूद बीच समुद्र में ये लहरें बहुत ऊंची नहीं उठती हैं, कई सौ किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती हैं, ठीक है गाइज। सुनामी लहरें अपनी इस विशाल ऊर्जा के कारण बड़ी तेजी रफ्तार से सागर तक पहुंचने में सक्षम होती हैं। इनकी रफ्तार समुद्र की गहराई के साथ बढ़ती जाती है, जबकि उथले सागर में रफ्तार कम होती है। यही कारण है कि समुद्र तट के पास पहुंचने पर सागर की गहराई अचानक कम होने पर लहरों की रफ्तार कम हो जाती है, परंतु पीछे से तेजी से आती लहरें एक के ऊपर एक सवार होकर लहरों की ऊंचाई दीवार बना देती है। इसी ऊंचाई और ऊर्जा का घातक मेल सागर तटों पर तबाही का कारण बनता है, ठीक है गाइज, यानी कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा तो आपस में तबाही का कारण बनता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सुनामी लहरों की उत्पत्ति क्यों होती है, इससे प्रभावित क्षेत्र बताएं। तो सुनामी लहरों की उत्पत्ति क्यों होती है, सुनामी लहरों की उत्पत्ति के कारण। तो आंसर देखते हैं। कारण, विनाशकारी समुद्री लहरें सुनामी की उत्पत्ति भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है, यानी कि भूस्खलन होते रहते हैं, ज्वालामुखी आते रहते हैं, फटते रहते हैं, भूकंप आते हैं, इनका ही परिणाम है। हाल के वर्षों में किसी बड़े क्षुद्र ग्रह उल्कापात के समुद्र में गिरने को भी समुद्री लहरों का कारण माना जाता है। वास्तव में समुद्री लहरें उसी तरह उत्पन्न होती हैं जैसे तालाब में कंकड़ फेंकने से गोलाकार लहरें उत्पन्न होती हैं। जैसे आप शांत जल में कहीं भी कोई पत्थर फेंक देते हैं तो समुद्र यानी कि तो उस शांत जल में जो लहर आती है वो किनारे तक आती है और टकरा कर वापस चली जाती है। जितनी तेज़ी से आप कंकड़ पत्थर फेंकेंगे उसी तेज़ी से जो है वो लहर उत्पन्न होती है। तो वैसे ही नियम है आपका, यानी कि सुनामी लहरों का उठने का कारण किनारों की ओर बढ़ती हैं। मूल रूप से इन लहरों की उत्पत्ति सागरीय जल का बड़े पैमाने पर विस्थापन ही प्रमुख कारण है।
भूकंप या भूस्खलन के कारण जब कभी भी सागर की तलहटी में कोई बड़ा परिवर्तन आता है या हलचल होती है तो उसे स्थान देने के लिए उतना ही ज़्यादा समुद्री जल अपने स्थान से घटा जाता है, विस्थापित हो जाता है और लहरों के रूप में किनारों की ओर चला जाता है, यानी कि वापस चला जाता है। यही जल ऊर्जा के कारण लहरों में परिवर्तित होकर सुनामी लहरें कहलाता है। ठीक है गाइज। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि समुद्री लहरें सागर में आए बदलाव को संतुलित करने का प्राकृतिक प्रयास मात्र हैं। ठीक है, यानी कि समुद्री लहरें जो होती हैं वो आपने यानी कि उसको जो है समुद्र में जो है जो बदलाव आता है उसको प्राकृतिक संतुलन कहा जाता है। जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है तो साथियों प्रकृति अपने आप संतुलन बना लेती है। प्रकृति का संतुलन हम सब मानव बिगाड़ रहे हैं। जैसे कि जितने भी रिच फैमिली हैं इस समय जो है यानी कि हमारे इंडिया में, तो रिच फैमिली ने प्राकृतिक संतुलन सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है। वो कैसे? जैसे कि इस समय एसी, हीटर, गीजर, ये सब अत्याधुनिक सामान सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े यानी कि सिटी हैं, शहर हैं या आपके यानी कि छोटे छोटे टाउनशिप बसे हुए हैं, तो आप देखेंगे घर घर एसी लगी हैं, तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निकल रहा है, जिससे हमारे प्रकृति को छेड़छाड़ हो रही है। और प्रकृति जिस दिन अपना रूप दिखाएगी तो विकराल रूप में अपना संतुलन पैदा कर देगी। जैसे कि आपने केदारनाथ का देखा, यानी कि प्रकृति ने थोड़े ही देर में पल भर में बादल फटने से कितना तबाही हुई थी। वैसे ही सुनामी देखी 26 दिसंबर 2004 की, पल भर में कितना प्रलय हुआ था। आसपास के कोई भी द्वीप या बस्तियां नहीं बची। ठीक है गाइस। तो वैसे ही जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो उसके सामने साइंस, कोई भी चीज़ दुनिया की सब फेल हो जाती है। कोई भी टेक्नोलॉजी है सब फेल हो जाती है। तो प्रकृति जब अपना संतुलन करेगी तो अपने हिसाब से करेगी। ठीक है गाइज। इसलिए हमें प्रकृति को ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। पेड़ अगर काटते हैं तो एक पेड़ के बदले 5 पेड़ हमें लगाने चाहिए। ठीक है गाइज। तो एटमॉस्फेयर को हमें बनाए रखना है। पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक इन समुद्री लहरों को भूगर्भिक बम कहते हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो उन देशों के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के वैज्ञानिक जो हैं भूगर्भिक बम कहते हैं, यानी कि समुद्री लहरें जो उठती हैं उनको भूगर्भिक बम कहते हैं। सन 1949 में ला पल्का आइलैंड के उत्तरी तटीय भाग में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तीव्र था कि ज्वालामुखी बीच से ही आधा चटक गया, किंतु यह चिटका हुआ भाग समुद्र में नहीं गिरा, अन्यथा वहाँ भी अलकाविहीन विनाशकारी समुद्री लहरें उत्पन्न हो सकती थीं। अब वैज्ञानिकों का मानना है जब भी यह ज्वालामुखी जागृत होता है तो 50 अरब टन का ज्वालामुखी चिटक हुआ आधा हिस्सा अटलांटिक महासागर या गिरकर या विनाशकारी समुद्री लहरें उत्पन्न कर देता है। समुद्री लहरों से यद्यपि प्रशांत महासागर के तटीय भाग सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, इनकी समुद्री लहरों से प्रशांत महासागर के तटीय भाग सबसे अधिक क्या है? प्रभावित हैं। परंतु अटलांटिक एवं हिंद महासागर में भी तटवर्ती भूकंप ज्वालामुखी मेखलाओं में सुनामी लहरों का कहर होता रहता है। अब देखते हैं सुनामी प्रभावित क्षेत्र। सुनामी प्रभावित क्षेत्र। यद्यपि विश्व के सभी समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों को सुनामी प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, किंतु भूकंप संवेदनशील क्षेत्र सुनामी की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जो भूकंप संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वो सुनामी की दृष्टि से अधिक होते हैं, लेकिन लगभग सभी समुद्री देश या बंदरगाह सुनामी के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं वो सबसे अधिक प्रभावशाली क्षेत्र होते हैं। विश्व में प्रशांत महासागर तटवर्ती क्षेत्र जहां भूकंप आने की संभावनाएं अधिक हैं, तो वहीं यानी कि सुनामी अधिक आती हैं।
सुनामी का सर्वाधिक जोर रहता है। यह भाग भूकंप ज्वालामुखियों की सर्व प्रमुख मेखलाओं से घिरा है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2 बार सुनामी का प्रकोप हो जाता है। प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिणी पूर्वी एशिया के दूसरी द्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया, हिंद महासागर, म्यांमार, श्रीलंका, भारत के तटीय भाग, समुद्री प्रभावित क्षेत्र, ये सुनामी के क्षेत्र हैं। विश्व में जापान के तटीय क्षेत्रों में सुनामी का सर्वाधिक प्रकोप रहता है। अब क्वेश्चन आता है गाइज कि विश्व में सबसे अधिक सुनामी कहाँ आती हैं या कहाँ प्रकोप रहता है। तो विश्व में सबसे अधिक सुनामी का प्रकोप जापान में रहता है, उसके बाद थाईलैंड वगैरह में, जापान के तटीय क्षेत्रों में भूकंप सर्वाधिक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भूस्खलन क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, भारत में प्रभावित क्षेत्र का उल्लेख करना है। तो देखते हैं, भूस्खलन का अर्थ है प्रभाव एवं प्रभावित क्षेत्र। पर्वतीय ढालों का कोई भाग जब जल तत्व भारी की अधिकता व आधार चट्टानों के कटाव के कारण अपनी गुरुत्वीय स्थिति में असंतुलित होकर अचानक तीव्रता के साथ संपूर्ण अथवा विक्षिप्त खंडों के रूप में गिरने लगता है, तो यह घटना भूस्खलन कहलाती है। ठीक है। भूस्खलन प्रायः तीव्र गति से आकस्मिक उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक क्या है, आपदा है। ठीक है। भौतिक क्षति जन हानि के 2 प्रमुख दुष्प्रभाव भूस्खलन अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक पदार्थ, मानव बस्तियों, खेत खलिहान, सड़क आदि सभी को नष्ट कर देता है। भूस्खलन से नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके ऊपर भाग में बाढ़ आ जाती है। कभी कभी क्षेत्र में बड़ी झील बन जाती है, जिसके टूटने पर त्वरित बाढ़ से भी भारी तबाही होती है। भूस्खलन मानव समुद्र पर कहर बरसाने वाली प्राकृतिक आपदा है। भारत में इस आपदा का रुद्र रौप हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी घाट में बरसात के दिनों में अधिक देखा जाता है। पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी घाट में बरसात के दिनों में अधिक देखा जाता है। वस्तुतः हिमालय प्रदेश युवा वलित प्रदेशों में बने हैं। विवर्तनिक दृष्टि से अत्यंत अस्थिर व संवेदनशील भूभाग हैं। यहाँ की भूगर्भिक संरचना भूकंपीय तरंगों से प्रभावित होती रहती है। तो भूस्खलन की घटनाएं कैसे होती हैं, तो देखते हैं गाइज। ये मैप भारत भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, तो भारत के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र देख लेते हैं मैप में। सबसे पहले मैं इंडेक्स दिखाता हूँ। तो इंडेक्स देखिए गाइज, इंडेक्स भूस्खलन भीषणता। तो भूस्खलन भीषणता देखते हैं। उच्च एवं उच्चतम देखिए, उच्च मध्य से उच्च, निम्न न्यूनतम। तो ये आपकी यानी कि इंडेक्स है मैप की। तो मैप के जो इंडेक्स चलती है, यानी कि मैप जो देखते हैं हम इंडेक्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे अधिक भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होता है। आगे चलते हैं, भूटान और ये हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेशों में होता है, कम होता है, यानी कि यहाँ ज़्यादा होता है।
उत्तरी पश्चिमी हिमालय। विंध्याचल की पहाड़ियाँ देखते हैं, तो ये आपकी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ थोड़ा थोड़ा होता रहता है। आगे चलते हैं। घाट, ये घाटों पे भी होता रहता है भूस्खलन भीषणता। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, इनकी दो घाट है हमारे, पश्चिमी और पूर्वी घाट। तो चारों तरफ भूस्खलन की घटनाएं होते रहती हैं। आगे देखते हैं। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, ये यहाँ तक आपके भूस्खलन के क्षेत्र हैं। ठीक है गाइज, भूस्खलन को भारत में भूस्खलन की दृष्टि से निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, अत्यधिक सुवेद्यता क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, अंडमान व निकोबार, पश्चिमी घाट, नीलगिरी में अधिक क्षेत्रों पर प्रमुख है। अधिक सुवेद्यता क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, मध्य और कम सुवेद्यता क्षेत्र, इसमें पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट के क्षेत्र शामिल हैं। अन्य क्षेत्र इसके अंतर्गत विंध्याचल के क्षेत्र शामिल हैं। भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक, तो फैक्टर्स क्या उत्तरदायी होते हैं उनको भी देखते हैं। भूस्खलन के लिए कई उत्तरदायी प्राकृतिक मानवीय कारक उत्तरदायी होते हैं, यानी कि प्रकृति द्वारा और मानव द्वारा। इन कारकों की गहनता के भूस्खलन की तीव्र उत्पत्ति के कारणों को प्रभावित बनाती है। तो आगे देखते हैं। कारक, तो कारक देखते हैं गाइज, दो उसमें बटे हैं। नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक कारक, नंबर 2 है मानव जनित कारक। तो भूकंप गतियाँ, यानी कि प्राकृतिक में भूकंप की गतियाँ, वर्षा की तीव्रता एवं अधिकता, ढालयुक्त कमजोर चट्टान, रासायनिक अपक्षय की प्राप्ति, जल प्रवाह में अवरोध। और आगे देखते हैं गाइज। मानव जनित कारक, वनों का अत्यधिक विनाश, तो वनों का अत्यधिक विनाश हो रहा है, इससे भी सुनामी आ सकती हैं। अनियोजित भूमि उपयोग, अकुशल विधियों द्वारा उत्खनन, निर्माण कार्य हेतु पर्वतों का कटाव, दोषपूर्ण स्थान का चयन। ठीक है, तो ये आपके लिए नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, वो सारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 7th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। ठीक है गाइज, और प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिलते रहें। ठीक है, तो ऑल कंपटीशन के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। आगे देखते हैं। ठीक है गाइज, जय हिंद, जय भारत।